नमस्कार, राधे राधे फ्रेंड्स। मैं प्रियांशु रॉय आज कोई ब्लॉग या फिर इन्फॉर्मेटिव वीडियो नहीं बना रहा हूँ। आज जो वीडियो बना रहा हूँ सच में बहुत ही दुख भरी कहानी है, बहुत ही दुख भरे इंसिडेंट्स है जो कि हमारे समाज में चल रहे हैं। कुछ गलत लड़कियाँ जो कि कानून का गलत उपयोग कर कर मासूम लड़कों को फंसा कर उनको ऐसा मजबूर कर देती है कि वो खुद आत्महत्या कर ले। ना तो कानून उनका साथ देता है, ना ही समाज। वो अकेले पड़ जाते हैं और उन्हें मौत के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं दिखाई देता। चलिए बात कर लेते हैं कुछ ऐसे केस के बारे में, कुछ ऐसी बातों के बारे में जो अन्याय और न्याय की हो। हम बात करेंगे किस तरीके से गलत लड़कियां इस कानून को, जो कानून लड़कियों की रक्षा करने के लिए बने हैं, उसका गलत उपयोग कर कर मासूम लोगों को किस तरीके से फंसाया जा रहा है और एक हंसता खेलता परिवार उजाड़ा जा रहा है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अपने मन की बात बताना चाहूँगा। ये मैंने मन की बात जो कि मैंने लिखी है, इससे आप काफ़ी कुछ समझ जाओगे। बेटियां तो बहुत बचा ली, अब थोड़े बेटे बचा लो। कानून के दम पर लड़कियां बन रही हैवान हैं। बचा लो साहब लड़कों को, वे भी तो किसी की जान है। हाँ माना मैंने, कानून बना था लड़कियों की रक्षा को। क्या तुम नहीं चाहते यह कानून सिर्फ न्याय के लिए अच्छा हो गया है अंधा सच में। जो सुनता था कानों से, यकीन नहीं होता देख रहा हूँ खुद ही अपनी आंखों से। कल अतुल था आज नितिन, कल अतुल था आज नितिन, कल तुम या फिर हम होंगे। बचा लो साहब लड़कों को, वरना ये यूं ही खत्म होंगे, वरना ये यूं ही खत्म होंगे। तो मैं बात कर रहा हूँ अतुल सुभाष जैसे केस की, मैं बात कर रहा हूँ नितिन पतियार जैसे लोगों की, जो पत्नी ससुराल से परेशान आकर एक ऐसा कदम उठाया जो दिल दहला देने वाला था। 20 जनवरी 2025 सोमवार के दिन रात को नितिन पतियार ने एक सुसाइड नोट लिखकर खुद ही आत्महत्या कर ली। नितिन पतियार जो कि इंदौर के रहने वाले हैं, हर्षा शर्मा जो कि इनकी पत्नी है, पत्नी और ससुराल के झगड़े और उनसे परेशान होकर नितिन पतियार ने कानून का सहारा भी लिया। लेकिन कानून लड़कियों की रक्षा में इतना जुटा है कि वो लड़कों की रक्षा करना भूल गया है। लड़के तो बिल्कुल ही उनके लिए अपराधी है, चाहे लड़का कैसा भी हो। लड़का होना एक पाप है, ऐसा हमें समझ में आने लगा है, ऐसा हम सबको लगने लगा है। सभी लोग बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बेटी पर ही लगे हैं। कभी आपने सोचा है बेटे भी तो अच्छे हो सकते हैं, बेटियां तो अपराध कर ही नहीं सकती। कानून को तो सिर्फ ऐसा ही लगता है, हर कोई लड़की का साथ देता है। लेकिन नितिन पतियार जैसे भोले लोगों का क्या, लेकिन अतुल सुभाष जैसे भोले लोगों का क्या। न जाने कितने सैकड़ों केसेस पत्नी और ससुराल की लड़ाई के बीच में आकर, कानून के बीच में आकर आत्महत्या जैसे केस बढ़ते जा रहे हैं और हो रहे हैं। कब तक ऐसा चलेगा? कब तक ऐसे ही हमारे लड़के मरते रहेंगे? कब तक लड़कों पर ऐसे जुर्म होते रहेंगे? एलोमनी के नाम पर लड़कियां उन पे केस डालती है, ज्यादा पैसों की डिमांड करती है, और लड़का गरीब होने की वजह से और सक्षम ना होने की वजह से इतना सारा पैसा एक गरीब परिवार का बच्चा कहां से देगा? उसको आत्महत्या के अलावा कुछ भी नहीं सोचता, उसको आत्महत्या ही सबसे बेस्ट ऑप्शन लगता है। कानून बना तो है लड़कियों की रक्षा में, लेकिन लड़कियां उस कानून का किस तरीके से गलत उपयोग कर कर भोले लड़कों को फंसाया जा रहा है। कल अतुल था आज नितिन, कल हम या तुम होंगे। नितिन पतियार मरने से पहले एक सुसाइड नोट लिख कर गए। चलिए मैं बताता हूँ नितिन पतियार मरने से पहले अपने परिवार वालों को क्या कहकर गए। उन्होंने लिखा है, मम्मी सुनो, मेरे जाने के बाद तुम रोना मत और ना ही किसी को रोने देना। अगर तुम लोग रोगे तो मुझे मरने के बाद भी तकलीफ होगी। मम्मी मैं आऊंगा वापस तुम्हारा बेटा बनकर। उन्होंने अपने मरने का कारण, मेरी मौत का कारण सिर्फ और सिर्फ पत्नी हर्षा शर्मा, सास सीता शर्मा, हर्षा की बहन मीनाक्षी शर्मा, हर्षा की बहन वर्षा शर्मा को बताया है। नितिन पतियार भारत सरकार को और युवाओं को क्या मैसेज देते हैं, उन्होंने मरने से पहले अपने नोट्स में लिखा है। उन्होंने लिखा है, मैं नितिन पतियार भारत सरकार से यह विनती करता हूं कि भारत का कानून बदले, क्योंकि महिलाएं इस कानून का दुरुपयोग कर रही है। अगर आपने यह कानून व्यवस्था नहीं बदली तो रोज कई लड़के इसी तरीके से मरते रहेंगे और उनके घर उजड़ते रहेंगे। भारत के सभी युवाओं से मैं निवेदन करता हूं कि शादी ना करें, अगर करते भी है तो एग्रीमेंट बनवाकर ही शादी करें। यह सलाह नितिन पतियार ने दी है। इस सुसाइड नोट से हमें कितना दर्द झलकता हुआ दिख रहा है नितिन पतियार का। इस नोट से आप लोग समझ पा रहे हो, आप लोग महसूस कर पा रहे हो कि किस दर्द में वो इस नोट्स को लिख रहे हैं, और इस सुसाइड नोट को लिखने के बाद वो आत्महत्या कर लेते हैं।
आप लोग समझ पा रहे हो कितना वो अपनी पत्नी अपने ससुराल वाले से परेशान हो गए थे, कितना वो भारत के बने कानून को लेकर परेशान हो गए थे। किसी भी एडवोकेट ने, किसी भी जज ने, किसी भी पुलिस कर्मचारी ने उनका साथ नहीं दिया और उनको मरना ही बेस्ट ऑप्शन लगा। सबसे सटीक उपाय यही लगा कि आत्महत्या कर लेता हूं, सारी दुखों से मैं मुक्ति पा जाऊंगा। तो ऐसे कब तक चलेगा? कब तक ये कानून ऐसे ही लड़कों को मरने पे मजबूर करता रहेगा और कब तक लड़कियां इस कानून को गलत उपयोग कर कर मासूम लड़कों के घर उजाड़ती रहेगी? आप लोग विचार जरूर कीजिएगा। अगर मेरी वीडियो आप लोग देख रहे हो तो इसको शेयर जरूर कीजिएगा ताकि भारत सरकार इस पर एक्शन ले और लोगों को समझ में आए कि किस तरीके से लड़कियां बहुत गलत कर रही है, मासूम परिवार लोगों का घर उजाड़ रही है कुछ चंद पैसों के लिए। पैसों की डिमांड करती है, एलिमनी के नाम पर बहुत सारा पैसा लड़के से मांगा जाता है। लड़का कहां से देगा? 30-30 लाख रुपए की डिमांड करी थी नितिन पदियार से। गरीब घर का लड़का 30 लाख रुपए कहां से लाके देगा, वो भी एलिमनी के नाम पे? तो चलिए मैं बता देता हूं, थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देता हूं भारत सरकार का ये नियम क्या कहती है। भारत सरकार की एलिमनी लॉ। एलिमनी लॉ क्या होता है? एलिमनी का मतलब हो जाता है गुजारा भत्ता। यानी कि अगर किसी पति पत्नी का डिवोर्स हो जाता है तो पत्नी यह दावा करती है कि मेरे गुजारा करने के लिए मुझे पैसा चाहिए, यानी कि गुजारा भत्ता चाहिए। ऐसी हमारी मानसिकता बन गई है, समाज में ये बातें फैल गई है कि सिर्फ एलिमनी लड़कियां ही पा सकती है, लड़कियां ही हकदार है। लेकिन हमारा इंडियन लॉ बिल्कुल भी ऐसा नहीं कहता। हमारा भारत सरकार कहती है कि ये एक्ट अलाउ बोथ हस्बैंड एंड वाइफ टू क्लेम एलिमनी। हस्बैंड एंड वाइफ दोनों क्लेम कर सकती है एलिमनी, और एलिमनी सिर्फ और सिर्फ जरूरतमंद लोगों को ही दी जाती है, हर किसी को नहीं मिलती। चलिए इंडियन लॉ हमारा सही है या गलत थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। ये डाटा मैंने गूगल से लिया है। गूगल हमें बताता है सेक्शन 24 और 25 के तहत जो हमारा अधिनियम है, जो हमारा एक्ट है, जो हमारा एलिमनी एक्ट है, वो पति पत्नी दोनों को गुजारा भत्ता का दावा करने की अनुमति देता है। तो यहाँ पे क्लियर हो जाता है कि पति पत्नी दोनों क्लेम कर सकती है। पति भी पत्नी से एलिमनी ले सकता है और पति पत्नी से एलिमनी लेने का हकदार है। लेकिन किस कंडीशंस में? कौन सी वो कंडीशंस है कि एलिमनी क्लेम कर सकता है पति, और कौन सी वो कंडीशंस है एलिमनी क्लेम कर सकती है पत्नी? चलिए मैं आपको बता दूं एलिमनी क्लेम कौन कौन कर सकता है और किस कंडीशन में रहकर करना होता है। भारत में एक महिला गुजारा भत्ता पाने की पात्र हो सकती है यदि वह कुछ शर्तों को पूरा करती है। कुछ कंडीशंस होती है जिनको पूरा करना होता है तभी एलिमनी मिलती है, वरना नहीं मिलती। और इस कानून का किस तरीके से गलत उपयोग हो रहा है वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए, अगर विवाह टूटने के कारण उसे आर्थिक रूप से नुकसान उठाना पड़ा हो, यानी कि अगर किसी पति पत्नी का डिवोर्स हो रहा है, उसमें लड़की को नुकसान हुआ है, उसके आर्थिक में फाइनेंशियल अगर उसका प्रॉब्लम हुई है, आर्थिक रूप से उसको नुकसान हुआ है, तो एलिमनी क्लेम कर सकती है। ऐसा नहीं है मान लीजिए पति पत्नी की शादी हुई, लड़का लड़की की शादी हुई, दोनों के पैसे लगे हैं, दोनों को ही आर्थिक नुकसान हुआ है, अगर लड़की को ज्यादा नुकसान हुआ है तो उस पर उस कंडीशन में रहकर वो क्लेम करेगी। ऐसा नहीं है, क्योंकि दोनों ही पार्टी का पैसा लगा है, दोनों पार्टी का नुकसान हुआ है। तो क्लेम जब ही होगा अगर किसी एक पार्टी का ज्यादा पैसा हो और लीगल उसके पास प्रूफ हो। क्लियर है इतनी बात? ठीक है। फिर आता है उसके पास अपने बच्चों की कस्टडी है। लड़की के पास बच्चों की अगर कस्टडी हुई और उसकी आय उसकी जरूरतों को पूरा करने में अपर्याप्त है, यानी कि बच्चा बीवी के पास है, ठीक है, और उसकी आय या फिर उसकी इनकम इतनी कम है कि वो अपने बच्चे की परवरिश नहीं कर पा रही, बच्चों को पढ़ा नहीं पा रही, बच्चों को खिला नहीं पा रही, उस कंडीशन में पति पर क्लेम कर सकती है एलिमनी। क्लियर है इतनी बात? ऐसे ही उल्टा कर दीजिए, अगर पति पे बच्चे की कस्टडी है और बच्चे की कस्टडी में अपर्याप्त उसकी फाइनेंशियल आर्थिक स्थिति कमजोर है, तो पति भी पत्नी पर क्लेम कर सकता है एलिमनी। क्लियर है ना? इसको उल्टा करते चलना, पति पत्नी दोनों के लिए ये कानून है। उसके बाद है वह काम कर रही है, यानी कि वो जॉब वगैरह कर रही है, कुछ काम कर रही है, फाइनेंशियल ठीक है उसकी कंडीशन या पैसा कमा रही है, लेकिन शारीरिक रूप से वो स्वस्थ नहीं है। काम तो कर रही है लेकिन उसकी फिजिकली प्रॉब्लम है, इस वजह से वो क्लेम कर सकती है। ऐसा ही सेम पति के साथ भी होगा। क्लियर है इतनी बात? उसके बाद उसका पति उससे ज्यादा कमाता हो,
अगर कोई पत्नी जॉब कर रही है 20,000 रुपए की, उसका पति कर रहा है 1,00,000 रुपए की, तो देन वो क्लेम कर सकती है एलोमनी। ऐसे ही उल्टा कर दीजिए, पति 20 कमा रहा हो और पत्नी 1 कमा रही हो, उनका डाइवोर्स हो गया हो, तो पति भी क्लेम कर सकता है एलोमनी। ठीक है ना, ऐसा है। उसके बाद गुजारा भत्ता की राशि और अवधि कई कारकों पर निर्भर करती है, जिनमें शामिल है विवाह की अवधि। उन्होंने बताया है कि इन कारकों पर ही अप्लाई होगा एलोमनी क्लेम। विवाह की अवधि, कितना समय हुआ है शादी को, उस बात पे भी देखा जाता है। पूरा कुछ जांच पड़ताल होके उसी के बाद क्लेम होती है एलोमनी। ऐसे ही नहीं कि उसने फाइल कर दिया तो क्या एलोमनी देनी है। ये सारी कंडीशनें पूरी करनी होती है पति को भी और पत्नी को भी। समझ में आ रहा है ना। चलिए, अब इसका गलत उपयोग कैसे हो रहा है मैं वो बताता हूँ। कानून बहुत अच्छा बना है, कानून में प्रॉब्लम नहीं है। कानून ने साफ साफ चीख चीख कर लिखा है कि एलोमनी क्लेम दोनों कर सकते हैं, पति भी कर सकता है, पत्नी भी कर सकता है। ठीक है, कंडीशंस भी आप लोगों ने पढ़ ली है, कंडीशंस भी मैंने आपको बता दी है, ये कंडीशन में रहकर। अब किस तरीके से लड़के फंसते हैं और किस तरीके से हमारे भ्रष्ट लोग जो कि कानून का साथ देते हैं, कानून वाले के लोग, एडवोकेट हो गए, जज हो गए, मैं किसी को ब्लेम नहीं दे रहा हूं, हर कोई अच्छा होता है, मैं मानता हूं, ठीक है, होता होगा, लेकिन कुछ भ्रष्ट लोग भी इसके अंदर घुस चुके हैं। उन भ्रष्ट लोगों की वजह से मासूम लोगों की यह स्थिति आ गई है कि उन्हें आत्महत्या करनी पड़ रही है। लड़कियों का साथ, लड़कियां बचाओ, लड़कियां बचाओ, लड़कियां बचाओ। मैं ये नहीं कह रहा, लड़कियों पे कोई ब्लेम नहीं कर रहा कि हर लड़की ऐसी होती है, लेकिन 100 लड़कियों में से 1 लड़कियां जरूर खराब होती है, जिसकी वजह से एक अच्छा सीधा साधा परिवार, गरीब परिवार उजड़ जाता है, हंसता खेलता परिवार बिखर जाता है। तो कानून चलाने वाले लोग, भ्रष्ट लोग इसका उल्टा उपयोग कर देते हैं। लड़की 1,00,000 कमा रही है तो जज के सामने खड़ा करके बोल देंगे कि हमारी लड़की कुछ नहीं कमाती, इसके पास कोई भी फाइनेंशियल सोर्स नहीं है, या फिर ये कम कमाती है पति से। इस तरीके का केस उल्टा कर देते हैं, लेकिन लड़के का पक्ष कमजोर होने की वजह से वहां पे लड़का फंस जाता है। गरीब होने की वजह से उसकी कोई नहीं सुनता, और वो लड़की होने की वजह से अपनी लड़की की पावर दिखाती है, और जज को भी लगता है हाँ ये लड़की है तो ये बेचारी कमजोर है, और लड़का है तो ये हैवान है। ऐसी मेंटेलिटी हो गई है। तो गुजारिश यही करूंगा, वीडियोस के माध्यम से जो मैं आपको समझाने की कोशिश की है आप समझे होंगे। और प्लीज़, लड़कियां तो बहुत बच गई, थोड़े लड़के बचा लो। आज कल अतुल थे, आज नितिन है, कल हम या तुम होंगे, कुछ नहीं पता किसके साथ ऐसा हो जाए। कानून बहुत ज़रूरी है, कानून को स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। कानून अच्छा है मैं मानता हूं, लेकिन कानून को चलाने वाले लोग बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। आप अगर कानून को चलाते हो तो आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि न्याय दिलाए, अन्याय मत करवाए, क्योंकि आपके न्याय से एक हंसता खेलता परिवार हंसता खेलता रहेगा और लाखों दुआएं देगा। अगर आप हंसते खेलते परिवार को उजाड़ने की कोशिश करोगे, अपनी जीत के कारण उस हंसते खेलते परिवार को उजाड़ दोगे, तो इंसान की बद्दुआ से लेकर भगवान की जो आप पे पड़ेगी ना, सच में वो सोचने के भी काबिल नहीं रहोगे, इतना बुरा हो सकता है। मैं आपको कोई भी बद्दुआ वगैरह नहीं दे रहा, बस मैं सतर्क कर रहा हूँ कि प्लीज़ हाथ जोड़ के, लड़कियाँ तो बहुत बच गई, अब लड़के बचा लो प्लीज़। थोड़ी भी अगर मेरी वीडियो समझ में आई हो, थोड़ा भी मेरा इंटेंशन आपको लगा हो कि क्या इंटेंशन है, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करना, कमेंट करके बताना कि कैसा है, मैंने जो आपको बताया आपको समझ में आया कि नहीं। कल अतुल थे, आज नितिन, और न जाने कितने ऐसे लोग हैं, न जाने हर महीने, हर साल, हर एक दिन ऐसे हजारों सैकड़ों केसेस आ रहे हैं सामने, जो कि पत्नी और ससुराल वालों से परेशान आकर लड़के अपनी जान दे रहे हैं। एलोमनी के नाम पर लड़कों से बहुत ज़्यादा पैसा वसूला जा रहा है। लड़की अपनी पावर दिखाकर मासूम लड़कों को फंसाकर और उसका हंसता खेलता परिवार उजाड़ा जा रहा है। प्लीज सेव अस, प्लीज सेव अस। थैंक यू।